हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं भाषा विज्ञान की क्लास। भाषा विज्ञान जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में भी है और यूपीएचईएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम है उसमें भी भाषा विज्ञान की एक यूनिट है। और भाषा विज्ञान का रोल बहुत अहम है। यूपीएचईएससी के जो पाठ्यक्रम है उसमें 2021 वाला जो पेपर हुआ था, जो 17 अप्रैल 2025 को हुआ था, दोनों में कम से कम 7-7, 8-8 क्वेश्चन केवल भाषा विज्ञान से इधर उधर घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो भाषा विज्ञान का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी, और इसी के साथ साथ हमारा टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है यूपी का, उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए आज हम देखते हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की कुछ परिभाषाओं को, भाषाओं का वर्गीकरण और भाषा परिवार के विषय में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में भी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के कम ही सही परंतु इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द जो है ये कहाँ से आया है, कैसे बना है? तो भाषा शब्द जो है इसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। संस्कृत की जो भाष धातु है, यहाँ पे हलंत भी है, इसमें भाष में धातु से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना, कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए या कहा जाए। अब आइए परिभाषाएं देखते हैं। व्यक्तावाची वर्णा एषा त इमे व्यक्तवाचः। जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, ये पतंजलि ने कहा है। अब आइए देखते हैं कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। भाषा वह साधन है, भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है अपने विचार आप दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और दूसरों के विचार जो हैं आप भी मतलब स्वयं भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। तो यहाँ पर परिभाषाएं बहुत सी हैं और उनको याद करना या कंठस्थ रख पाना मुश्किल होता है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर कंफ्यूज कर देती हैं कि कौन किसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। कामता प्रसाद गुरु, यहाँ से गुरु, और यहाँ भली भांति। तो जो गुरु होता है वो वही भली भांति समझा सकता है। तो जहाँ पर आप भली भांति को देखेंगे और गुरु, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, परिभाषा दी होती है और उसमें नीचे ऑप्शन होते हैं 4, उसमें आपको बताना होता है कि ये परिभाषा किसकी है। गुरु ही हमको भली भांति समझा सकता है, भली भांति मार्ग दिखा सकता है। तो यहाँ पे भली भांति शब्द को आप गुरु से कोरिलेट कर लेंगे तो ये परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति भी हो सकता है, उसके संबंध में हम मनुष्य एक दूसरे से अपनी मति का आदान प्रदान, अपनी इच्छा, अपने विचारों का आदान प्रदान जब करते हैं तो उसके लिए जो ध्वनि संकेत व्यक्त होते हैं उनको भाषा कहते हैं। इनका यहाँ पर यही तात्पर्य है। प्रत्येक परिभाषा में आपको कुछ न कुछ कीवर्ड मिल जाएगा, उस कीवर्ड से आप रिलेट करके परिभाषा को लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर कीवर्ड है इच्छा और मति। इच्छा और मति का प्रयोग सिर्फ श्याम सुंदर दास जी ने किया है। तो आप यहाँ पर जब भी इच्छा और मति देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा है। अगली है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा में इन्होंने कहा है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं
जिससे मनुष्य उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण के, जो उच्चारण में उपयोगी उच्चारण जब हम करते हैं उसमें जो शरीर के अवयव हम उपयोग में लाते हैं वही उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये कहा है मंगलदेव शास्त्री ने। तो आप यहाँ पर उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों को भी ध्यान में रखकर मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा याद रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं बाबूराम सक्सेना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। जो ध्वनि चिन्ह है यहाँ पर, और दूसरा समष्टि रूप से। ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य जो बातचीत करता है, व्यक्त करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ध्वनि चिन्हों को, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये कहा है बाबूराम सक्सेना ने। तो यहाँ ध्वनि चिन्ह और समष्टि रूप, ध्वनि चिन्हों से और समष्टि रूप से, ध्वनि चिन्हों के द्वारा जो परस्पर विचार विनिमय है उसको समष्टि रूप से भाषा किसने कहा है? तो बाबूराम सक्सेना ने। अब आइए देखते हैं सुकुमार सेन की परिभाषा। अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। इन्होंने अर्थवान कंठोद्गीर्ण, अर्थवान होनी चाहिए, कंठ से निकली हुई अर्थवान जो ध्वनि समष्टि है वही भाषा है इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर समष्टि रूप इन्होंने भी कहा है और समष्टि शब्द यहाँ पे भी आया है। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? कंठोद्गीर्ण जो है ये कठोर जैसा लग रहा है, तो आप यहाँ पर कंठोद्गीर्ण को ध्यान रखेंगे। कंठोद्गीर्ण मतलब कठोर, और यहाँ सुकुमार, तो यहाँ पर कठोर और यहाँ पर सुकुमार दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। तो यहाँ पर कठोर और सुकुमार से आप सुकुमार सेन की परिभाषा को याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं भोलानाथ तिवारी की परिभाषा। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके वह सार्थक ध्वनि समष्टि ही भाषा है। इन्होंने ये कहा है भोलानाथ तिवारी ने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की ये परिभाषा है। तो भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मुंह से निसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है। उन्होंने ध्वनि समष्टि का भी प्रयोग किया है जैसा कि इन्होंने किया है, परंतु आप इनको कठोर और सुकुमार से याद रखेंगे और इनको आप विश्लेषण और अध्ययन हो सके, वह ध्वनि समष्टि जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यहाँ आप भोलानाथ तिवारी को विश्लेषण और अध्ययन से याद रखेंगे। आगे भी दो परिभाषाएं भोलानाथ तिवारी की हैं जो हम देखेंगे। अभी आइए देखते हैं आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। विचार विनिमय के साथ इन्होंने दो शब्द और जोड़े हैं, विचार विनिमय, सहयोग और भावाभिव्यक्ति। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने विचार विनिमय, सहयोग और भावाभिव्यक्ति ये तीन शब्द अपनी परिभाषा में जोड़े हैं। अभी तक हमने केवल विचार विनिमय को पढ़ा था, अब इन्होंने भावाभिव्यक्ति भी उसमें जोड़ा है। आइए आगे देखते हैं डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे की परिभाषा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो विचारों भावों का प्रकटीकरण तो हम पहले पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ पर पांडुरंग दामोदर गुणे ने हृदगत शब्द का यूज किया है जो पहले हमने अभी नहीं देखा है। तो यहाँ पर ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा हृदगत, जो हृदय में भावाविचार है उनका प्रकटीकरण ही भाषा इन्होंने कहा है। अब आइए देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की एक अन्य परिभाषा। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित या दृक्षित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। भाषा क्या है? व्यवस्था, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या है? भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। क्या है? ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था। तो व्यवस्था की बात भोलानाथ तिवारी ने की है। तो ये परिभाषा हो गई भोलानाथ तिवारी की।
और एक समस्त रूप से इन्होंने जो परिभाषा दी है, जो पूरी व्यवस्था जो इन्होंने बताई है, उसका समावेश करते हुए जो परिभाषा दी है वो है ये: भाषा मानव उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है। यहाँ पे भी व्यवस्था शब्द का यूज इन्होंने किया है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता के रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। यहाँ पर ये फिर परिभाषा है भोलानाथ तिवारी जी की। तो ये हो गई यहाँ पर हमारी परिभाषाएं कंप्लीट। अब आइए देखते हैं विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण देखते हैं। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। तो ये जो संख्या है, कुछ विद्वानों ने 2796 बताई है और कुछ विद्वान अनुमानतः, एग्जैक्ट नहीं, अनुमान के अनुसार 3000 बताते हैं विश्व की जो भाषाएं हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, ये आप जानते होंगे कौन कौन से हैं: आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। संसार की जो दो भाषाएं हैं उनको इन दो वर्गीकरणों के अंतर्गत रखा गया है। अब आइए आगे देखते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक जो वर्गीकरण है वो क्या है? इसको रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक या पदाश्रित वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। वाक्य रचना, पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। वाक्य रचना, पद या रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था प्रोफेसर श्लेगल ने। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखते हैं पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक, ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। जिस प्रकार आकृति मूलक वर्गीकरण को पदात्मक या रचनात्मक या पदाश्रित वर्गीकरण कहा गया था क्योंकि वो पद रचना पर आधारित था, उसी प्रकार पारिवारिक वर्गीकरण को, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों को ध्यान रखा गया। जहां आकृति मूलक वर्गीकरण में केवल रचना तत्व को ध्यान रखा गया था, यहाँ अर्थ तत्व को भी ध्यान रखा गया है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। इसमें पद रचना, वाक्य रचना तो है ही। जो आकृति मूलक वर्गीकरण आपने पहले देखा वो पद रचना और वाक्य रचना पर आधारित था, जबकि इसमें ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये इन सब से मिलकर बना है, इसलिए तो पारिवारिक वर्गीकरण रचना और अर्थ तत्व दोनों से मिलकर बना है। यहाँ पर आपने इन दो वर्गीकरणों को समझ लिया। अब आइए देखते हैं भाषा परिवार। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इन परिवारों की संख्या 13 मानी है। कितनी मानी है? 13। भोलानाथ तिवारी ने संख्या क्या मानी है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा परिवारों की संख्या भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितनी है। फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। 4 भौगोलिक क्षेत्र माने गए हैं, उसमें 18 भाषा परिवार माने गए हैं, जो निर्विवाद रूप से सबने स्वीकार किया है। अगर स्पेशल पूछा जाएगा कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार परिवारों की संख्या, तो इन्होंने 13 मानी है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहला है भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है काकेशी परिवार, चौथा है बुरशस्की, पांचवा है उराल अल्लाई परिवार, छठा है चीनी, सातवां है जापान कोरियाई परिवार, आठवां है अत्युत्तरी हाइपसबीरी परिवार, नौवां है बास्क और 10वां है
हामी सामी परिवार। तो यूरेशिया, यूरेशिया यूरोप और एशिया, यहाँ पर एशिया होगा ना कि रशिया। तो यूरोप और एशिया की ये भाषा परिवार हैं। भाषा क्षेत्र यूरेशिया के अंतर्गत ये 10 भाषा परिवार आते हैं। अब देखते हैं अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका जो खंड है उसमें कौन कौन सा परिवार आता है? सुदानी, बंतू, हुतेतोत, बुशमैनी, ये परिवार आते हैं अफ्रीका भूखंड के अंदर। अब आइए देखते हैं प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड कौन सा है? जिसमें मलय पोलिनेशियाई, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार आता है। तो ये हमारा हो गया प्रशांत महासागरीय भूखंड। उसमें ये 4 परिवार आते हैं। अमेरिका जो भूखंड है उसमें केवल अमेरिकी परिवार आता है। अब यही वर्गीकरण अगर विशेष रूप से भोलानाथ तिवारी के अनुसार देखा जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। इन्होंने इन भाषा खंडों के अंतर्गत कौन कौन से परिवार माने हैं वो आइए देखते हैं। ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। भाषा खंड व उनके अंतर्गत आने वाले भाषा परिवार। विश्व के भाषा खंड 4 हैं। इन्होंने कहा 4 हैं, जैसा कि हम ऊपर भी देख चुके हैं। अफ्रीका खंड, अफ्रीका खंड, इसमें मुख्यतः इन्होंने अफ्रीका खंड में कौन कौन सी भाषाएं मानी हैं? बुशमैन, बांटू, सूदान, हेमेटिक, सेमेटिक। कुछ विद्वान सेमेटिक और हेमेटिक को अलग अलग परिवार मानते हैं, यह भी यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया है। तो इन्होंने बुशमैन, बांटू, सूडान, हेमेटिक, सेमेटिक परिवार अफ्रीका खंड के अंतर्गत माना है। यूरोप और एशिया खंड में इन्होंने मुख्यतः 9 भाषा परिवार माने हैं, जबकि ऊपर 10 थे। हेमेटिक, सेमेटिक, काकेशियन, यूराल अल्टाइक, चीनी, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, जापान कोरियाई, मलय पोलिनेशियन, भारोपी। कुछ भाषाएं अनिश्चित परिवार की भी हैं। ऊपर जो यूरेशिया खंड हमने देखा उसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार नहीं था। अब आइए आगे देखते हैं। ये 2 खंड और हैं। प्रशांत महासागरीय खंड, इसमें मुख्यतः मलय पॉलिनेशियन परिवार है। कुछ लोग इसे कई परिवारों का समूह भी मानते हैं। तो इन्होंने प्रशांत महासागरीय जो खंड है इसमें मलय पॉलिनेशियन भाषा परिवार को ही केवल रखा है। अब अमेरिका खंड में अमेरिकी परिवार है। कुछ लोग इसमें लगभग 100 परिवार मानते हैं। किसमें? अमेरिका खंड में। अब देखते हैं कि भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं। इनमें कुछ परिवार तो एकाधिक भाषा खंडों में हैं तथा कुछ को काफ़ी विद्वान एक परिवार में रखते हैं, मतलब रखने के पक्ष में हैं। इस प्रकार विश्व में मुख्यतः निम्नांकित भाषा परिवार हैं। तो इस प्रकार भाषा खंड ऊपर दिए, उसके अंतर्गत भाषा परिवार बताए। अब उसके बाद ये विश्व में कितने भाषा परिवार मानते हैं, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं 13 भाषा परिवार। वो 13 भाषा परिवार हैं कौन से, वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है भारोपी भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी, चौथा है सेमेटिक हेमेटिक, पांचवा यूराल अल्टाइक, छठा कॉकेशियन, सातवां जापानी कोरियाई, आठवां मलय पॉलिनेशियन, नौवां ऑस्ट्रो एशियाटिक, फिर बुशमैन, बांटू, 11वां है, 12वां सूडान और 13वां है अमरीकी। तो इस तरह से इन्होंने ये 13 भाषा परिवार विश्व में माने हैं। कुछ अनिश्चित भाषाएं भी हैं जिनके बारे में सनिश्चय कुछ कहना कठिन है, कि जिनके बारे में निश्चय के साथ कुछ भी कहना कठिन है। संभव है वे अपने आप में एक एक परिवार हों, हो सकता है वो एक एक परिवार हों जो कि भाषाएं अनिश्चित हैं। अब देखते हैं हम भारोपी परिवार। भारोपी परिवार जिसके अंतर्गत हिंदी आती है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आइए हम विस्तार से थोड़ा समझते हैं। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार नाम से भी जाना जाता है। इसके कितने नाम हैं? इंडो जर्मनिक भी कहते हैं, आर्य परिवार भी कहते हैं, भारत हित्ती भी परिवार भी इसको कहा जाता है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 10। यहाँ कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है। तो भारत हित्ती, आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आर्य परिवार और भारोपी परिवार तो जानते हैं, लेकिन इंडो जर्मनिक और भारत हित्ती में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भारोपी परिवार के ही नाम है। तो इसको साथ साथ भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं, इनको भी याद रखने की जरूरत है, जिन्हें ध्वनि के आधार पर, और ये किस आधार पर 10 शाखाएं हैं,
ध्वनि के आधार पर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, भाषा परिवार के इतने नाम हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसकी 10 शाखाएं हैं, इनको याद रखिएगा। ये 10 शाखाएं जो हैं ध्वनि के आधार पर विभाजित की गई हैं, ये याद रखिएगा। और इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। इन 10 शाखाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, और वो 2 वर्ग कौन से हैं? शतम और केंतुम। अब आइए देखते हैं शतम और केंतुम वर्ग में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। तो ये है शतम वर्ग, भारत ईरानी आर्य। तो भारत ईरानी, ये बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी या इलीरियन भी इसको कहते हैं। तो ये 4 जो हैं शाखाएं शतम वर्ग की हैं। और भारत ईरानी जो है, यहीं से हिंदी का जन्म होता है, यहीं से हिंदी निकलती है। आइए आगे देखते हैं केंतुम वर्ग। यहाँ से जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक केंतुम वर्ग की शाखाएं हैं। जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, हिटाइट, इटालिक। तो यहाँ पर आप लर्न करने के लिए ये ध्यान रख सकते हैं कि कुछ एक को छोड़कर, यहाँ पर जैसे तोखरी और हिटाइट को छोड़कर क साउंड मिल जाता है, तो ये क से केंतुम वर्ग की हैं। और तोखरी भी केंतुम वर्ग में, हिटाइट और तोखरी भी आती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बाल्टोस्लाविक को छोड़ दें तो यहाँ पर, यहाँ भी न है, यहाँ भी न है, और यहाँ भी न है, और इलीरियन में भी न है। तो बाल्टोस्लाविक और वहाँ पे हिटाइट और तोखरी को छोड़कर आप इनकी पहचान कर सकते हैं। बाल्टोस्लाविक को आप ध्यान में रखिएगा कि ये अपवाद स्वरूप शतम वर्ग में है। उसी तरह से केंतुम में भी तोखरी और हिटाइट अपवाद स्वरूप हैं। अदरवाइज इसमें क आता है लास्ट में केंतुम में, और शतम में न आता है। तो इस तरह से आप इनकी शाखाओं को याद रख सकते हैं कि ये किस प्रकार विभाजित हैं। अब आइए देखते हैं ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार के शतम और केंतुम 2 वर्ग बनाए। ये किसने बनाए? शतम और केंतुम जो 2 वर्ग हैं हमें भारोपी परिवार के, ये किसने बनाए? वान ब्रेडले ने। जो हमें 2 वर्ग भारोपी परिवार के शतम और केंतुम के रूप में मिलते हैं, ये किसने बनाए हैं? वान ब्रेडले। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शतम और केंतुम को, भारोपी परिवार को शतम और केंतुम वर्ग में किसने बांटा है? तो ये बांटने वाले हैं वान ब्रेडले। अब आइए देखते हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार कि ये शतम और केंतुम के बारे में क्या कहते हैं। आजकल केंतुम और शतम वर्ग वाला वर्गीकरण नहीं माना जाता। भारोपी परिवार को सीधे मुख्यतः 10, अब इन्होंने वर्गीकरण को ना मानकर शतम और केंतुम वाले सीधे भारोपी परिवार की 10 शाखाएं मानी हैं। जैसे केल्टिक, इटालियन, जर्मनिक, हेलेनिक, हित्ती, तोखरी, इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव तथा भारत ईरानी। इन्होंने ये 10 शाखाएं सीधे ही भारोपी परिवार की मानी हैं और शतम और केंतुम को वर्ग में नहीं बांटा है। आगे देखते हैं। अब ये जो भारत ईरानी है, जिसे हम ऊपर भी देख आए हैं, अब इस भारत ईरानी से ईरानी, दरद और भारतीय संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि का विकास हुआ है। इसी को ग्रियर्सन ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा 3 खंडों में बांटते हैं। यहाँ पर उन्होंने भारतीय आर्य भाषा रखी, जैसा कि यहाँ भी भारतीय संस्कृत, प्राकृत अलग अलग दिया है, उन्होंने एक साथ भारतीय आर्य भाषा लिख दिया है। तो ये वर्गीकरण ग्रियर्सन ने भी माना है। अब आइए देखते हैं कि भारोपी परिवार और जो इम्पोर्टेंट परिवार हैं उनके अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं और उनका क्षेत्र क्या है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा किस परिवार की है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो आइए यहाँ पर भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषाएं हैं और उनके क्षेत्र क्या हैं, ये मुख्य देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे। जिनसे जो हमारे भारत के अंतर्गत के क्षेत्र हैं, यहाँ जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो वो जिस भाषा परिवार में आती हैं उसी को देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। भारोपी परिवार में भारत से लेकर प्रायः यूरोप तक बोले जाने के कारण इस परिवार को भारोपी परिवार कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये भारत और यूरोप में बोला जाता है। क्षेत्र क्या है इसका? ये परिवार एशिया में कहाँ? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और यूरोप में कहाँ? रूस,
रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी आदि तथा अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका होगा यहाँ पर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में बोला जाता है। अब इसकी मुख्य भाषाएं क्या हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। इसकी मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? प्राचीन संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि हैं। आधुनिक भाषाओं में ये तो हो गई प्राचीन में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि। जो आधुनिक भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं इस परिवार के अंतर्गत? अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतावली, फारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, ये सारी भाषाएं इस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। प्राचीन में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, और आधुनिक में अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतावली, यहाँ पे फ्रांसीसी होगा, ये इतावली, फारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, ये सारी भाषाएं भारोपी भाषा परिवार की हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है कि इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की नहीं है, या इसमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा है, अन्य भाषाओं के साथ रख दिया जाता है। अब आइए देखते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ये भी भारत से संबंधित है, तो इसको भी देखना आवश्यक है और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसे ऑस्ट्रिक अथवा आग्नेय परिवार भी कहा जाता है। कौन से भाषा परिवार को आग्नेय परिवार कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले इस परिवार का क्षेत्र विस्तृत था, किंतु अब श्याम, ब्रह्मा, निकोबार, कंबोडिया, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि में ही यह सीमित हो गया है। तो हमारे यहाँ तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, बिहार, बंगाल आदि में इसको बोला जाता है। इसके मुख्य वर्ग हैं, इसके मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? पश्चिमी वर्ग है। पश्चिमी वर्ग में आने वाली भाषाओं को मुंडा या कोल कहते हैं। इस वर्ग की प्रसिद्ध भाषाएं संथाली पूर्वी बिहार तथा पश्चिम में जो बोली जाती हैं। दूसरी है मुंडा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में बोली जाती है, तथा भूमिज। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की पश्चिमी शाखा की भाषाओं को क्या कहा जाता है? मुंडा या कोल कहा जाता है। और मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? एक तो है संथाली, दूसरी है मुंडारी और तीसरी है भूमिज। संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आइए देखते हैं द्रविड़ परिवार। इस परिवार का क्षेत्र दक्षिण भारत, उत्तरी लंका, लक्षद्वीप, बलूचिस्तान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, बिहार तथा उड़ीसा है। मुख्य भाषाएं तथा क्षेत्र। अब इसकी मुख्य भाषाएं तथा क्षेत्र कौन से हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तमिल इसकी भाषा है जो तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम या प्राचीन तमिल की ही एक शाखा है, ये केरल में बोली जाती है। ये प्राचीन तमिल की ही एक शाखा है, कौन? जो मलयालम भाषा है, ये कहाँ? केरल में बोली जाती है। तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, गौड़ बुंदेलखंड तथा आसपास में, ओरांव बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ब्राहुई बलूचिस्तान, कुछ गौड़ भाषाएं कुई उड़ीसा में, माल्टो बंगाल में, तुलु कुर्ग बम्बई की सीमा तथा कोलाम पश्चिमी बरार आदि में बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र भी भारत है। तो ये भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ओरांव, गौड़ आदि भाषाएं हैं जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं और ये कहाँ बोली जाती हैं। और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं और ये कहाँ बोली जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है भारोपी परिवार। ये 3 परिवार का क्षेत्र और भाषाएं आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा भाषा विज्ञान का क्लास। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।